Hello, my dear students and learner. Today we are going to finish this chapter of Indian economics, that is the chapter number fourth, about the strategies of industry. इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी थी, है ना, फ्रॉम 1947 टू 1990. ओके, सो हम यहाँ पर बात करेंगे अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में. ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को और इक्वालिटी को. ठीक, तो कुछ एक पॉलिसी यहाँ पर यूज़ की गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए. तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस था वो उसके दो डायमेंशन है बच्चों. पहला है जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के बारे में बात की गई है. ठीक है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक, अगला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कम्युनिकेट इंडस्ट्रीज़, है ना. तो इस प्रकार की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं. दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ. तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ इसलिए कराई गई ताकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी दे सकें लोगों को, है ना, और सोशल जस्टिस भी हो, यानी कि सभी लोगों के पास इसका वेलफेयर पहुंच सके. ठीक है ना, कुछ लिमिटेड लोगों तक ही ना पहुंचे. तो यहाँ पर हमने बात की कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया गया इंडिया में, उसके दो डायमेंशन थे. पहला, जो इससे फ़ायदा हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को. अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की. ठीक है ना, कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री लार्ज स्केल है और कौन सी स्मॉल स्केल है. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको डिफ़ाइन किया गया है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, है ना. उसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने प्लानिंग की थी 1951 में, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर जब हम प्लान हमारा एग्जीक्यूट किया गया था, तब जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 5 लाख रुपीज़. यानी कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 5 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना. और आज वही लिमिट 5 करोड़ तक कर दी गई है. यानी कि कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना, 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती. ठीक है ना, तभी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का. ठीक, उस रोल को हमें आगे बढ़ाना है. देखिए यहाँ पर जो रोल था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो क्या था कि कुछ अचीवमेंट किया जाए, कुछ गोल्स प्लानिंग को वो क्या करे, अचीव करे. ठीक है ना, इसके लिए करवे कमेटी बनाई गई, है ना, जिसको विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी कहा गया. और ये जो कमेटी थी ये 1955 में बनाई गई थी. ठीक है ना. अच्छा, ये जो कमेटी बनाई गई थी इसके 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने डिफाइन किए थे किसके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के. तो ये कार्वे कमेटी ने, है ना, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए थे. तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ अ लेबर इंटेंसिव, देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली. देखिए यहाँ पर क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को इंक्लूड करती है. यानी कि इसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या, श्रमिक मतलब जो लेबर हैं, है ना, तो जो लेबरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, यानी कि रोज़गार देती है. ठीक है, as you are a student of commerce, so you already know about the method of doing the production. There are 2 method of doing the production. First one is the labor intensive, the other one is द कैपिटल इंटेंसिव. ठीक है, जब हम यहाँ पर लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो लेबर इंटेंसिव मेथड होता है, और जहाँ पर कैपिटल को यानी मशीन्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो जो मेथड होता है प्रोडक्शन का वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड होता है. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल इंटेंसिव मेथड यानी कि मशीनों द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है. दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन हाथों से किया जाता है, मैनुअली किया जाता है, वर्कर्स के द्वारा किया जाता है, लेबर्स के द्वारा किया जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लेबर को ज़्यादा ध्यान देती है कैपिटल से ज़्यादा, यानी कि जो लेबर पर ज़्यादा प्रेफर करती है, वो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो लेबर से ज़्यादा है ना. तो ये एक फ़ायदा है यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट इससे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेगा. अगला ये है कि ये एक वी इनहेरिटेंट एन इकनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश विच इज़ अ कैपिटल
डेफिशिट इकोनॉमी एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी। देखिए यहाँ पर हमें जो इकोनॉमी मिली है ब्रिटिशर्स के हाथों से, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें लेबर ज़्यादा है और कैपिटल हमारे पास कम है। तो हमें अपनी कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अगर मैं यूज़ करूँ, लेबर इंटेंसिव मेथड को यूज़ करूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, तो वो मेरी कंट्री के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे में अगर हम अपनी इकोनॉमी हमें ऑलरेडी मिली गई है, जो मिली हुई है अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से, तो उसी इकोनॉमी को हमें उसी प्रकार से यूज़ करना चाहिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप्ड कराना एक प्लानिंग का हिस्सा था हमारी इंडिया के द्वारा। ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज़ देयर फॉर इक्वालिटी, है ना, ओरिएंटेड। यानी कि ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कहीं पर भी इजीली लोकेट किए जा सकती है, मतलब कहीं पर भी उनको हम सेटअप कर सकते हैं। इसीलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इंटर रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, वो वहीं सेटअप की जाएगी जहाँ रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है ना, अब देखिए जहाँ पर जैसे कि बात करूं मैं टिस्को की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, ठीक है ना, तो इसको ऐसी जगह सेटअप किया गया जहां से रॉ मटेरियल उसको इजीली मिल पाए, अवेलेबल हो पाए। क्योंकि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो रॉ मटेरियल के बिना नहीं हो पाता, है ना। तो यहाँ पर बात हमने की लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, तो उसको आवश्यकता है किसी ऐसी जगह की जहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो, है ना। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो इसको ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में ही इस्टेब्लिश होने की, इसको हम कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो छोटे स्तर से प्रोडक्शन होता है, ठीक है बच्चों, इसमें रॉ मटेरियल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो प्रोडक्शन किया जाता है वो लेबर के द्वारा ही किया जाता है, हाथ से ही किया जाता है ना। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से जो हमारे आउटडेटेड एरिया हैं वो भी डेवलप्ड होते हैं, है ना, और ये हमारी इंटर रीजनल इक्वालिटी को भी प्रमोट करती है। स्टूडेंट्स, टॉक अबाउट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को छोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसीलिए ये इक्वालिटी को भी प्रमोट करती है। ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इट नीड स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, ये पावर हड़पने के लिए नहीं है, यानी कि पावर सेंटर्ड होने के लिए नहीं है ना, पैसे कमाने के लिए नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए ये नहीं होता, है ना। ये प्रमोट करती है इक्वालिटी, है ना, हमारे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को वर्क प्रोवाइड किया जाता है और उनको इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा फ़ायदा वर्कर्स को नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये इकोनॉमिक पावर का भी कंसंट्रेशन इसमें नहीं होता। इकोनॉमिक पावर मींस पैसा किसी एक व्यक्ति के पास जमा नहीं हो पाता इसमें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इक्वली प्रमोट करती है। ठीक, तो इक्वालिटी एक फर्दर एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी है जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो ये हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होना। सो हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर साइलेंट फीचर की, कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की 1950 से 1990 की, इसके कुछ अच्छे इफ़ेक्ट हैं और कुछ बुरे इफ़ेक्ट हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर पहले प्रिंसिपल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके गुड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो पब्लिक एंटरप्राइज थी, इसने सेंट्रल रोल प्ले किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारा जो गोल था उसको अचीव करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला वो किसको दिया गया, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, प्राइवेट जो इंडस्ट्री थी, है ना, वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है ना, क्योंकि उसको परमिट लाइसेंस लेना पड़ते थे, उसको परमिट लेना पड़ता था, लाइसेंस भी लेना पड़ता था, है ना, और भी काफ़ी सारी पेपर वर्क फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, है ना। तो ये सिस्टम ऐसा था जिसमें जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उसको लाइसेंस लेना पड़ता था इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, है ना। उसको अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है
है ना, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा अगर उसको प्रोडक्शन करना है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है लीगली, तो उसको उसके लिए भी क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर था उसका सेकेंडरी रोल था, है ना। बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था उसका जो फोकस था वो क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो हम दूसरे देश से ख़रीदते हैं, अब उनको हम सब्स्टिट्यूट करें, मतलब ऐसी चीज़ जो हम दूसरे देश से ख़रीदते हैं उनके संदर्भ में हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, यानी कि इंपोर्ट को हम पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर पाएँ, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्शन हम अपने देश में ही करें ताकि हमें बाहर के देशों से उन चीज़ों को परचेज ना करना पड़े, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट जस्ट टॉक अबाउट द गुड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के गुड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ थी हमारी, उसको आवश्यकता थी एक बड़े पुश की मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट की, और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, है ना, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता थी। मतलब इंडस्ट्रीज से प्रोडक्शन होना है जो आउटपुट का, उस आउटपुट की क्वांटिटी को भी बढ़ाने की आवश्यकता थी, है ना। देयर वाज अबाउट 6%। जो एनुअल इंक्रीज़ था आउटपुट का वो सिर्फ कितना परसेंट था, मतलब ये है कि एनुअली हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, सिर्फ 6% आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे थे हम, ठीक है। कब 1950 से लेके 1990 तक, है ना। मतलब कि ये है कि अगर मैं 1950 से 1990 तक की बात करूं तो हमने सिर्फ कितना प्रोडक्शन बढ़ाया था, 6% ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाए थे हम, किसकी मदद से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ था, तभी तो 6% आउटपुट इंक्रीज़ हुआ हमारा। दूसरा है कि डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी आया इसकी वजह से, है ना। सनराइज़ इंडस्ट्री मत मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर्टिकुलर, है ना, ये हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक में इमर्ज हो गई, है ना। यानी कि इकोनॉमिक इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री थी, है ना, उसने अपनी एक नई पहचान बनाई, है ना, और उसका बर्थ हुआ एक प्रकार से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। अगला है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि रोडकेला, है ना, भिलाई स्टील प्लांट। तो ये कुछ नाम है बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्री के जिन्होंने ग्रोथ की है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के थे वो शिफ्ट हुए इन क्या कहते हैं, बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और ये हमारे लिए फ़ायदा हुआ। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, है ना, इसके पास एबिलिटी थी कि अब्जॉर्ब कर सकती थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को, है ना। तो ये यहाँ पर एक अच्छा फ़ायदा था, अच्छा इफेक्ट था कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतनी फ्लेक्सिबल बन चुकी थी, है ना, कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसको फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ग्रोथ ऑफ एसएसआई, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ को अचीव करना, वो भी पूरे हुए थे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द बैड इफेक्ट। तो अब हम बैड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या बुरे परिणाम हुए, क्या बुरे इफेक्ट हुए, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो पब्लिक सेक्टर जो था उसके पास मोनोपोली थी। किसकी मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर के पास? प्रोडक्शन की मोनोपोली थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की मोनोपोली थी, है ना। तो डैट सोशल वेट, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो इनएफिशिएंट था, एफिशिएंसी नहीं थी काम करने की, है ना। और जो रिसोर्स था वो हमारा यहाँ पर ख़राब हो रहा था, है ना, एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, जनरेट नहीं हो पा रहा था, प्रॉफिट गवर्नमेंट को भी नहीं हो रहा था इससे, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है ना, वो सिर्फ यहाँ पर डेड सोशल वेट बन के ही रह गया, क्योंकि इसके अंदर इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, है ना, इस प्रकार के कुछ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा सकते थे, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं हैं, है ना। इन इंडस्ट्री में ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हुआ करता था, ठीक है। इनएफिशिएंट यूज़ करते थे कि किसका, नेचुरल रिसोर्स का, यानी कि ठीक प्रकार से हमारे नेचुरल रिसोर्स का ये यूज़ नहीं कर पा रहे थे, रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं कर पा रही थी ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसको डेड सोशल वेट का नाम दिया है, ठीक है। अगला है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, उसका प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा था, है ना, उसकी ग्रोथ स्टेमुलेटेड यानी कि रुक चुकी थी,
है ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो था प्रोडक्ट का, देखिए हम यहाँ पर बात करें उन प्रोडक्ट्स की जो इंटरनेशनली प्रमोट होते हैं और इंटरनेशनली जो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उनकी क्वालिटी और जो उनका स्टैंडर्ड होता है ना, उसको हम जब मेजर करते हैं किसके साथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना। तो कोई भी मार्केट है, उस मार्केट में इंटरनेशनल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस फिर उस कंपैरिजन पे दी जाएगी जहाँ पर उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की देखी जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, किसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बन रहे थे, है ना, उन प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है ना। तो कंपटीशन तो देखिए यहाँ पर ऐसा था कि कंपटीशन तो था नहीं इंडिया में, क्योंकि उस समय क्या था कि हमारी कंट्री में हम लोग बाहर से चीज़ों को लेके आते थे जो हमारे यहाँ नहीं बनती थी, ठीक है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन नहीं था उस समय, है ना। तो जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था उस समय, तो हमारे देश में आकर बाहर के लोग अपनी चीज़ों को नहीं बेच सकते थे। प्यूमा नहीं था हमारे देश में, ठीक है। उस समय हमारे देश में लिबर्टी थी, जो कि शू की एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्यूमा आज एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन प्यूमा आज हमारे देश में आके अपने प्रोडक्ट को बेचती है ना। ऑल स्टार अपने शूज़ को सेल करता है जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। तो उस समय जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर थे, है ना, उनका कंपटीशन नहीं था किसके साथ, फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट था वो बहुत ज़्यादा लो था, है ना। तो ये डिसएडवांटेज रहा हमारे लिए। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड बैड इफ़ेक्ट की इंडस्ट्रियलाइजेशन के। स्टूडेंट जो थर्ड है पॉइंट है वो हम बात करेंगे उसके बारे में, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, है ना, प्रूव्ड टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज को हम सेव कर रहे थे वो किसके थ्रू कर रहे थे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू, ठीक है ना। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीज़ हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, है ना, उनको सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें अपने देश में ही उनके जैसा प्रोडक्ट को निर्माण करना है ना। तो ये जो पॉलिसी थी ये इनएफिशिएंट साबित हुई इंडिया में, है ना। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व था, है ना, वो क्या होता जा रहा था, श्रिंक होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। और जब हम बात करें इसकी स्पेशली तो 1990 तक वो बिल्कुल श्रिंक हो चुका था, है ना। दीज स्टॉक रीच द बॉटम, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व थे वो बिल्कुल नीचे पहुंच चुके थे, बिल्कुल बॉटम तक ये रीच कर चुके थे, पहुंच चुके थे, है ना। और हमारा जो गोल्ड रिज़र्व था वर्ल्ड बैंक के पास, है ना, वो भी ख़त्म हो चुका था, है ना। तो उस समय हमें वर्ल्ड बैंक से क्या करनी पड़ी थी, बोरोइंग करनी पड़ी थी। और वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जब हमने गोल्ड बोरो किया था, लोन लिया था, तो उसकी वजह से ही हमें एलपीजी पॉलिसी हमारे देश में क्या कहते हैं यूज़ करनी पड़ी। अदरवाइज़ जो हम एलपीजी पॉलिसी को अपने देश में कभी भी यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में ये होता है कि सभी कंट्री एक दूसरे के देश में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं, ठीक है ना। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी उनको निर्धारित ही देनी होती है, ठीक है ना। लेकिन 1991 से पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। ट्रेड एंड बैरियर पॉलिसी हुआ करती थी जिसकी वजह से एक कंपनी किसी दूसरे देश में जाके अपना व्यापार ठीक प्रकार से नहीं कर सकती थी, ठीक है ना, क्योंकि उसको टैक्स ही बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। तो इसी प्रकार से जब 1991 में हमारे पास इतना पैसा नहीं था तो हमें वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना पड़ा। और लोन लेने के एवज़ में जो हमें शर्त माननी पड़ी वो ये थी कि हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे इंडिया में। तो एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया इंडिया द्वारा 1991 में। इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। So hope you like this video, and if you have any query you can just mention in the comment, and thank you very much for watching this video.